आखिर बुढ़े को घर से बाहर निकाल ही दिया। नाक में दम कर रखा था। अब जाकर मुझे इस घर में चैन आया है। बुढ़े को घर से निकाले हुए आज पूरे 8 महीने हो गए हैं और इन 8 महीनों में मेरा खून बढ़कर 2 गुना हो गया है। बुढ़िया तो चली गई थी और उस बुढ़े को हमारी छाती पर छोड़ गई थी हमारा खून चूसने के लिए। मोना ने अपनी सहेली दीपा से कहा, अरे यार, तुमने तो अपने ससुर से पीछा छुड़ा लिया और घर से बाहर निकाल फेंका, लेकिन हम तो अभी भी बुढ़े बुढ़िया को झेल रहे हैं। यार, हमें भी कुछ आइडिया बता दो। दीपा ने मोना से कहा तो मोना बोली, अरे ये सब मेरी मम्मी का आइडिया था। इस सब में दिमाग तो मेरी मम्मी ने ही लगाया था। वैसे तो मेरे पति भी बहुत भोले हैं, जो मेरे इशारों पर नाचते हैं, वरना कोई बेटा अपनी पत्नी के कहने पर बाप को घर से धक्के मार कर नहीं निकालता। मोना और उसकी सहेलियां आपस में बातें कर रही थी। तभी मोना का पति सौरभ बोला, अरे मोना, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, जल्दी करो यार, हमें जाने में देर हो जाएगी और बच्चों को भी जल्दी से तैयार कर दो। सौरभ बाहर से आते हुए बोला, ठीक है मोना, अब हम चलते हैं। और हाँ, अगली पार्टी मेरे यहाँ होगी। मोना की सभी सहेलियाँ अपने घर चली जाती हैं। मोना अपने कमरे में चली जाती है। अरे, आप तो सूट बूट पहनकर ऐसे तैयार हो रहे हो जैसे पार्टी वरिष्ठ लोगों के सम्मान में ना रखकर आपके ही सम्मान में रखी गई हो। सौरभ खुश होते हुए बोला, मोना, मेरे ऑफिस में जितने भी काम करने वाले वरिष्ठ लोग हैं, जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर है, उनको बुलाया गया है। ऑफिस से अलग भी कुछ बुजुर्गों लोगों को बुलाया गया है सम्मानित करने के लिए, जिन्होंने अपनी एक नई पहचान बनाई है, जिन्होंने समाज के लिए कुछ कर दिखाया है। और पता है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं उन सबको एक बड़ी धनराशि के साथ सम्मानित करने के लिए। अब तुम देर ना करो, जल्दी जाकर तैयार हो जाओ और बच्चों को भी तैयार कर दो। मैं बस अभी तैयार हो जाती हूँ। कुछ देर बाद सौरभ अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर इस समारोह में पहुंच गया। सब बुजुर्ग लोगों के सम्मान में पार्टी दी जा रही है। सौरभ पत्नी और बच्चों को लेकर अंदर चला जाता है। कुछ देर में प्रोग्राम भी शुरू हो गया। मुख्यमंत्री भी स्टेज पर पहुंच गए। सभी लोग तालियों के साथ उनका स्वागत करने लगे। धीरे धीरे ऑफिस के सभी वरिष्ठ लोगों को पुरस्कार और साथ ही साथ धनराशि भी प्रदान की जा रही थी। सब लोग को स्टेज पर पुरस्कार देने के बाद आखिरी नाम मुख्यमंत्री जी जब लेकर स्टेज पर बुलाते हैं तो एक जोरदार धमाका होता है। जब मोना और सौरभ स्टेज पर अपने पिता सोमनाथ जी को देखते हैं। अपने पिता को स्टेज पर देख बेटे बहू की आंखें फटी रह गई। सफ़ेद रंग का कुर्ता पाजामा, सर पर पगड़ी और हाथ में बैग। जब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सोमनाथ जी को 50 लाख की धनराशि से सम्मानित किया, सौरभ और मोना बार बार अपनी आंखों को मल स्टेज पर खड़े अपने पिता को गौर से देखने की कोशिश करते हैं कि कहीं हमारी आंखें धोखा तो नहीं खा रही। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। मोना सोचने लगी, हमने तो इस बुढ़े को जब घर से बाहर निकाला था तो इसके तन पर कपड़े भी नहीं थे, बीमारी से बेहाल था। ऐसा लग रहा था जैसे 4 कदम रखने पर ही मर जाएगा, लेकिन यह तो हमारे सामने हट्टा कट्टा खड़ा है। वह भी स्टेज पर मुख्यमंत्री के हाथों सम्मानित हो रहा है। इस बुढ़े ने तो कमाल कर दिखाया। अरे सौरभ, तुम्हारे बूढ़े बाप ने ऐसा कौन सा तीर मार दिया जो इस बूढ़े को स्टेज पर इतना सम्मान और पैसे मिल रहे हैं? घर में तो इनसे एक काम भी नहीं होता था। एक काम बताने पर ही बीमारी का बहाना बनाकर खाट में पड़ा रहता था
और खांस खांस कर हमारा दिमाग खराब कर देता था। अपनी बीमारी से हमारे खर्चे बढ़ाए जाता था। उस समय तो बुढ़े ने मेरे शरीर में खून भी नहीं छोड़ा था। हर समय घर में गंदगी फैलाता रहता था और हर समय मुझे फूंकता रहता था। सौरभ और उसकी पत्नी दोनों सोच में पड़ गए। दरअसल अभी कुछ समय पहले की बात है, जब सोमनाथ जी अपने बेटे बहू के साथ अपने घर में रहा करते थे। उनकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी, अस्थमा के मरीज थे। जब तक उनकी पत्नी कांता जी जिंदा थी तो उनका खूब ख्याल रखती थी, लेकिन उनके जाने के बाद से ही बेटे और बहू ने उनकी हालत बद से बदतर कर दी थी। बहू को तो सोमनाथ जी फूटी आंख नहीं सुहाते थे और बेटा पत्नी के कहने पर पिता को बुरी बुरी सुनाता था। जब सोमनाथ को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो उन्होंने अपने बेटे से डॉक्टर के पास जाने के लिए कहा, तो बहू ने फटाक से मना कर दिया कि कोई ज़रूरत नहीं है बुढ़ापे में इन पर पैसा खर्च करने की। आज न कल इन्हें तो मरना ही है, तो फिर पैसे क्यों खर्च करें इनके ऊपर। बहू की बातें सुनकर सोमनाथ जी की आंखों में आंसू आ गए। वह चुपचाप अपने कमरे में चले गए। अगले दिन सौरभ की जन्मदिन पार्टी थी। सौरभ के ऑफिस से भी लोग आए हुए थे। सोमनाथ जी की हालत खांसी की वजह से खराब हो रही थी। वह बार बार अपने कमरे में बैठे खांस रहे थे और खांसने की आवाज़ बाहर तक आ रही थी, जिसे सुनकर बहू सोमनाथ जी के कमरे में गुस्से से गई और उनसे चिल्लाते हुए बोली, अरे क्या पागलों की तरह खांस रहे हो? बोला था ना मैंने सुबह कि सौरभ की जन्मदिन पार्टी में उनके ऑफिस के लोग भी आने वाले हैं, सबसे ऊपर छत पर चले जाना। लेकिन नहीं, तुम्हें तो हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाने में बड़ा मज़ा आता है। अब की बार मुंह से आवाज़ आई तो अच्छा नहीं होगा। बहू अपने ससुर के मुंह में बड़ी निर्दयता से कपड़ा ठूंसते हुए बोली और वहां से चली गई। लेकिन बेचारे सोमनाथ जी तो खांसी से बेहाल थे। खूब कोशिश करते लेकिन फिर भी अपनी खांसी को रोक नहीं पाते। उनके कमरे में पानी भी नहीं था। वह धीरे धीरे कदमों से रसोई की तरफ जाने लगे। सौरभ के ऑफिस के लोग हॉल में ही बैठे थे। जैसे ही बेटे की नज़र सोमनाथ जी पर पड़ी, उसका पारा तेज हो गया। वह तेजी से आया और सोमनाथ जी का हाथ पकड़ पीछे वाले दरवाजे से बाहर खड़ा कर दिया और बोला, आपको मेरी समझाई हुई बात समझ में नहीं आती? क्या जरूरत थी बाहर निकलने की? मेरे दोस्त आपको देख लेते तो मेरी कितनी इंसल्ट होती, यह जानते हो आप? बेचारे सोमनाथ जी बोलने की हालत में नहीं थे। लगातार उन्हें खांसी हो रही थी। उन्होंने बोला, बेटा पानी पानी पिला दे। बेटा अपने पिता को उंगली दिखाते हुए घूर कर बोला, अंदर मेरी पार्टी चल रही है और मेरे ऑफिस के बॉस भी आए हुए हैं। जब तक मैं ना कहूँ अंदर कदम भी मत रखना। कहकर बेटे ने दरवाज़ा बंद कर लिया। सोमनाथ जी खांसते रह गए, लेकिन बेटे ने उन्हें एक घूंट पानी तक नहीं दिया। घर के पीछे उनका छोटा सा बगीचा है, उसमें पक्षियों के लिए पानी रखा था। जब सोमनाथ जी को पानी नहीं मिला तो उन्होंने पक्षियों का झूठा पानी ही पी लिया, जिसे पीकर उनकी सांस जुड़ी। वहीं बैठ पत्नी को याद कर फूट फूट कर रोने लगे। देख लिया तुम्हारे जाने के बाद क्या हालत बना दी है। बेटा बहू ने मेरी क्यों चली गई? तुम मुझे अकेला छोड़कर मुझे भी अपने साथ ले जाती। जब तक तुम मेरे साथ थी मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखती थी, लेकिन बेटे ने आज मुझे पानी को भी तरसा दिया है। जीते जी मार रहे हैं तो मुझे तुम्हारे बेटा बहू। उन्हें इस बूढ़े बाप की ज़रूरत नहीं, मैं तो उनके लिए बोझ हूँ। कहते हुए सोमनाथ जी जोर जोर से रोने लगे। सोमनाथ जी बाहर ही बैठे रहे, लेकिन बेटे बहू ने अब तक दरवाज़ा नहीं खोला था। सभी लोग जा चुके थे। कुछ देर बाद सौरभ ने घर का दरवाज़ा खोला
तो सोमनाथ जी घर के अंदर गए और सीधे अपने कमरे में चले गए। सुबह से कुछ नहीं खाया था। उन्होंने बहू से खाना मांगा तो बहू ने सुबह का बचा हुआ बासी खाना दे दिया और बोली, यही है, इसे खा लो, और हाँ, खाना खाकर बर्तन साफ कर देना। उन्होंने बासी खाना जैसे तैसे खा तो लिया, लेकिन खाना खाने के बाद उन्हें बेचैनी सी होने लगी थी। दोनों माँ बेटी सोमनाथ जी को घर से निकालने की बातें कर रही थी। मोना, जैसे मैंने कहा है वैसा वैसा करती जा। अब यह बुढ़ा इस घर में नहीं रहेगा। देख लेना, दामाद जी खुद इस बुढ़े को धक्का देकर इसे यहाँ से निकाल देंगे। मोना अपनी मम्मी की बात सुनकर खुश हो जाती है। तभी सोमनाथ जी के कमरे में जाकर देखती है तो सोमनाथ जी को सुबह का बासी खाना खाने की वजह से उल्टियाँ हो रही थी। यह देखकर मोना का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। सौरभ, अब मैं इस बुढ़े को और बर्दाश्त नहीं कर सकती, बोलकर मोना अपने कमरे में अपना बैग जमाने लगी। मोना, यह सब क्या है? सौरभ, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। जब तक तुम्हारे पिताजी इस घर में रहेंगे मैं यहाँ कदम नहीं रखूंगी। अरे क्या बोल रही हो मोना, तुम इस घर में ही रहोगी। अगर इस घर से बाहर कोई जाएगा तो वह हैं पिताजी। बेटे, बहू के कमरे से आवाज बाहर तक आ रही थी। अपने बेटे के मुंह से यह सब बातें सुनकर सोमनाथ जी सन्न रह गए। सोमनाथ जी के कपड़े खराब हो गए थे, बेचारे कपड़े भी नहीं पहन पाए थे कि सौरभ गुस्से में आया और उनका हाथ पकड़कर धक्का देते हुए उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। बहुत हुआ पिताजी, आपकी वजह से मेरी पत्नी परेशान है। नौबत यहाँ तक आ गई है कि वह घर छोड़कर जा रही है। मेरे बसे बसाए घर को खराब करने से अच्छा है तुम ही यहाँ से चले जाओ। कहते हुए सौरभ ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। यह सब देखकर मोना की खुशी का ठिकाना नहीं था। बाहर खड़े सोमनाथ जी बेटे की इस हरकत से आज बिल्कुल टूट चुके थे। उन्होंने घर की तरफ को मुड़कर भी नहीं देखा। अब वह खुद भी इस घर में रहना नहीं चाहते थे और वह घर से निकल गए। जब चलते चलते थक गए तो एक पार्क में जाकर बैठ गए। घंटों तक बैठे इस ओछी हरकत के बारे में सोचते रहे कि किस तरह बेटे ने पत्नी के कहने पर एक ही झटके में पिता को घर से बाहर निकाल फेंका। यह भी नहीं सोचा कि यह बीमार बाप कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा। अब सोमनाथ जी के पास न रहने के लिए जगह थी और न खाने के लिए कुछ था। मेरी किस्मत मुझे कहाँ ले जाएगी मैं खुद नहीं जानता। उन्हें कुछ भी नहीं सूझ रहा था। मुझे कौन सहारा देगा? अब तो मेरा घर भी मेरे पास नहीं रहा। क्या मैं अपने बड़े भाई के पास जाऊं? क्या वह मेरी मदद करेंगे? क्या उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया होगा? लेकिन अब कोई और चारा भी नहीं है। अगर मैं अपनी मजबूरी बताऊंगा तो शायद उनका मन पिघल जाए। एक बार चल कर देखता हूँ। यह सोचते हुए वह बस पकड़ने के लिए आगे बढ़ गए। करीब 2 घंटे के बाद वह अपने भाई मनोज के घर पहुँच गए। डोरबेल बजाई तो उनकी नौकरानी ने दरवाज़ा खोला और पूछा, किससे मिलना है? कौन है? मनोज भैया हैं घर में? जी हाँ, बाबूजी तो हैं, पर आप उनसे कहो कि उनका भाई आया है। उसी समय मनोज जी बाहर आए और अपने छोटे भाई को ऐसी हालत में देखकर हैरान रह गए। सोमनाथ जी का सब्र का बांध टूट गया और वे फूट फूट कर रोने लगे। मनोज जी उन्हें अंदर लेकर आए और अपने भाई से उनकी इस हालत का कारण पूछा, परंतु सोमनाथ जी कुछ बोलने की हालत में नहीं थे। उनका मन कर रहा था कि अपने भाई के कंधे पर सिर रखकर जी भर के रोएं। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहती जा रही थी। मनोज जी ने तुरंत नौकरानी से पानी लाने को कहा। सोमनाथ, आखिर बात क्या है? तुम इस तरह जार जार क्यों रोए जा रहे हो? और ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी?
लो पहले थोड़ा सा पानी पी लो और शांत हो जाओ। अब तुम अपने घर में हो, अपने बड़े भाई के घर में। सोमनाथ जी ने एक गहरी सांस लेते हुए थोड़ा पानी पिया और संयस्त स्वर में बोले, भैया मैं क्या बताऊं आपको, इस उम्र में आकर मेरे बेटे ने ही मुझे घर से बाहर निकाल दिया, बिना ये सोचे कि मैं कहाँ जाऊंगा। कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये दिन भी मुझे देखना पड़ेगा, जहाँ चारों तरफ केवल अंधेरा ही अंधेरा है। मैं कुछ समझा नहीं, तुम पहेलियाँ मत बुझाओ। तुम्हारी ये हालत देखकर मेरे मन में ना जाने कितने प्रश्न एक साथ उठ रहे हैं। मनोज जी ने पूछा तो सोमनाथ जी ने सारी घटना उसके सामने बयां कर दी। मनीष जी ने गहरी सांस लेते हुए उनकी एक एक बात बड़े ध्यान पूर्वक सुनी और बोले, यह कैसी विडंबना है, तुमने अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने के लिए और एक अच्छा इंसान बनाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और तुम्हारे साथ ऐसा सलूक किया, तुम पर इतने जुल्म किए। क्या माँ बाप इसी दिन के लिए अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं? कितने स्वार्थी हो गए हैं आजकल के बच्चे। भैया अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। इस उम्र में मैं कहीं नौकरी करने भी नहीं जा सकता। बेहतर होगा कि मुझे किसी वृद्ध आश्रम भेज दो। यह क्या कह रहे हो सोमनाथ? आत्मसम्मान से सिर उठाकर जीने वाला इंसान आज वृद्ध आश्रम जाने की बात कर रहा है। यह घर तुम्हारा ही है। बेटी शिखा को जन्म देने के बाद जब तुम्हारी भाभी यह दुनिया छोड़कर चली गई, उसके बाद तो मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। अब तुम आ गए हो तो हम दोनों का समय आराम से कटेगा। अपने बड़े भाई की बातें सुनकर सोमनाथ जी को कुछ सहारा हुआ, परंतु वह उन पर बोझ नहीं बनना चाहते थे, इसलिए वे अभी भी परेशान थे। अभी दोनों भाइयों में यह बातें चल रही थी कि डोरबेल बजी। देखा तो मनोज जी की बेटी शिखा कुछ दिनों के लिए रहने आई थी। इतने वर्षों के बाद अपने चाचा को इस घर में देखकर उसे अचंभा हुआ। शिखा उनके पास बैठकर उनका हाल चाल जानने लगी, परंतु जब उसे उनके हालात की जानकारी हुई तो उसे बहुत दुख हुआ और हैरानी भी कि सौरभ चाचा जी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अगले दिन सुबह शिखा ने अपने पिताजी और चाचा जी के लिए स्वादिष्ट नाश्ता बनाकर परोसा और एक अलग कमरे में चली गई। सोमनाथ जी ने देखा कि शिखा मोबाइल पर ही ऑनलाइन क्लास ले रही थी। उसे ऑनलाइन क्लास लेते देखकर सोमनाथ जी के मन में कुछ ख्याल आया और जब शिखा बाहर आई तो उन्होंने शिखा से कहा, बेटी एक बात तो बताओ, क्या मैं भी ऑनलाइन क्लास ले सकता हूँ? घर बैठे बैठे अपने बेटे के बारे में सोचकर परेशान होने से तो अच्छा है कि मैं किसी काम में व्यस्त हो जाऊं। उनकी बात सुनकर शिखा बोली, क्यों नहीं चाचा जी, आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस का ज़माना है। ना तो आपको स्कूल जाना पड़ेगा और ना ही स्कूल की तरह घंटों खड़े रहना पड़ेगा। अब अपनी सहूलियत से बच्चों को पढ़ा सकते हैं और वैसे भी आप तो गणित विषय के बहुत अच्छे अध्यापक रह चुके हैं। शिखा ने सोमनाथ जी का ऑनलाइन रिज्यूम बनाकर अपने स्कूल में भेज दिया। कुछ ही समय में उन्हें नियुक्त कर लिया गया। अब उन्हें ऑनलाइन पढ़ाने के अच्छे खासे पैसे मिलने लगे थे। सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक भी अपने फ़ोन से ही बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाते और अपना खर्च खुद ही निकाल लेते थे। अब उन्हें जीने का मकसद मिल गया था। वे पहले से ज़्यादा चुस्त और दुरुस्त रहने लगे थे। अब वह अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट थे, परंतु वह गरीब बच्चों के लिए कुछ करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बच्चों के लिए अपना कोचिंग सेंटर खोलने के बारे में सोचा और इस काम में भी उनकी मदद उनकी भतीजी शिखा ने की। शिखा की मदद से उन्होंने एक जगह किराए पर ली जहां उन्होंने अपना कोचिंग सेंटर खोला।
गणित विषय के अलावा अन्य विषयों को भी कोचिंग प्रदान करने के लिए उन्होंने 2 अध्यापक भी नियुक्त कर लिए। उन्हें कोचिंग सेंटर में मुफ्त में शिक्षा प्रदान की, जिस कारण उनके कोचिंग सेंटर की लोकप्रियता बढ़ने लगी। सोमनाथ जी के सराहनीय कदम को देखते हुए अब उनकी मदद के लिए कुछ एनजीओ भी उनके साथ जुड़ गए, जिन्होंने उनके कोचिंग सेंटर के लिए एक बड़ी जगह उपलब्ध करवा दी। एक ही साल में उनका कोचिंग सेंटर एक बड़े इंस्टीट्यूट का रूप ले चुका था और आज भी बच्चों को मुफ्त में शिक्षा प्रदान करने के लिए उनको पुरस्कार धनराशि के रूप में 50 लाख देते हैं। जैसे ही सौरभ और मोना 50 लाख की धनराशि को राम प्रसाद जी के हाथों में देखते हैं, उनके मन में लालच बढ़ने लगता है। प्रोग्राम खत्म होने के बाद बेटा और बहू सोमनाथ जी के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। बेटे बहू को सामने देखकर सोमनाथ जी साइड से निकल जाते हैं, क्योंकि उनके मन में अपने बेटे बहू के प्रति बहुत कड़वी यादें थी। बेटा और बहू दोनों पिताजी सुनिए तो, एक बार तो सुनिए कहते हुए उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं। जब सोमनाथ जी नहीं रुकते तो बेटा बहू उनके सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। अरे बाबूजी, हमें माफ़ कर दीजिए, ऐसी भी क्या नाराज़गी, आखिर हैं तो हम आपके बेटा बहू ही, और अब तो आपके पास इतने सारे पैसे हैं, आप इतने बूढ़े हो गए हो, समाज में तरह तरह के लोग रहते हैं, पता नहीं किसकी बुरी नज़र आपके पैसों पर पड़ जाए। चलिए हमारे साथ घर, हम आपको बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, आपकी बहुत सेवा करेंगे। सोमनाथ जी बेटे बहू से बोले, जब मैं तुम लोगों के साथ रहता था उस समय तो तुमने मुझे कभी पिताजी कहकर नहीं बुलाया सिवा बुढ़े के, और आज मेरे हाथ में पैसा है तो पिताजी पिताजी बोलकर मेरे आगे पीछे घूम रहे हो। तुम दोनों को मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही मेरे पैसों की। मैं तुम लोगों की रग रग से वाकिफ़ हूँ, बहुत जख्म दिए हैं जीवन में तुम दोनों ने मुझे, इतने कि शायद मैं मरते दम तक भी ना भूल पाऊँ। दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं है। मेरा एक एक पैसा वहाँ लगेगा जहाँ मेरा आसरा है, मेरे कोचिंग सेंटर में, और हाँ, कुछ पैसा मैं वृद्ध आश्रम में भी दूंगा। यह पैसा उन बेसहारों की ज़रूरत को पूरा करेगा जिसकी तुम जैसी नालायक औलाद होती है, जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में बोझ समझकर घर से निकाल देते हैं। कहकर सोमनाथ जी बेटे को साइड में धक्का देते हुए निकल गए और बेटा बहू अपना सा मुँह लेकर हाथ मलते हुए लगातार सोमनाथ जी को देखते रह गए। इस कहानी को अंत तक पढ़ने के लिए धन्यवाद। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।